अस्सलाम वालेकुम, जियो न्यूज़ पर देख रहे हैं आप आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तारुल कादरी साहब की पिटिशन जो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, आज वो रिजेक्ट कर दी गई इस बिना पर कि डॉक्टर तारुल कादरी साहब जो हैं वो हक़ दावा यानी लोकस स्टैंड आए प्रूव नहीं कर सके और ना ही नेक नीयती साबित करने में कामयाब हुए हैं। आज बहुत से लीगल एक्सपर्ट्स के जो व्यूज़ थे वो आपने जियो न्यूज़ पर देखे। जो मेन बात हुई वो ये कि मेंटेनेबिलिटी के ऊपर ही ये डिसीजन आ गया और मेरिट तक बात नहीं गई, यानी कि पिटिशन के अंदर जो उनके आर्गूमेंट्स थे डॉक्टर तारुल कादरी साहब के, वो कोर्ट को डिटर्मिन करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। पहले ही मरहले में डॉक्टर तारुल कादरी साहब की जो पिटिशन थी वो नॉकआउट हो गई। बहुत से इसके बाद लोगों ने सवालात ये भी उठाए और कुछ लोगों ने शायद ये भी तज्जिया करने की कोशिश की शायद कि इस पर्टिकुलर डिसीजन के बाद शायद डुअल नेशनल्स को कोई इनसिक्योरिटी होगी, जो एक्सपैट्रिएट्स हैं शायद उनके को कंसर्न्स बढ़ेंगे और क्या डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने जो बातें बाहर आकर की वो उन्हें करनी चाहिए थी या नहीं। एक तरफ वो एक बात कर रहे थे और आज दूसरी तरफ जब मामला उनके खिलाफ किया तो उन्होंने कुछ दूसरी बातें की। नाज़रीन, इसके हवाले से मैं चाहता हूँ कि इसकी बहुत ही डायमेंशंस हैं, क्योंकि जब डॉक्टर तारुल कादरी साहब आए थे तो बड़ी साजिशी मफरूज़ों ने, कॉन्स्पिरेसी थेरीज ने जन्म लिया था। मैं चाहता हूँ ज़रा आज उनके बारे में भी बात हो जाए और ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फाइनली अब ये भी फैसला कर लिया है कि जिसके पास एनटीएन नहीं होगा वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगा। लोन डिफॉल्टर्स और टैक्स एवेडर्स जो हैं उनके ऊपर भी घेरा तंग किया जाएगा। किस हद तक पॉसिबल होगा ये, और फैसला तो बहुत अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक मुमकिन होगी, इसके बारे में बात करेंगे। सेठी साहब, सो अगेन कोई इस्तीफा आपके पास, कोई रिपोर्ट? नहीं, बिल्कुल रिपोर्ट पर देखिए, मेरे पास रिपोर्ट है, बट मैं वो जैसे कहते हैं ना, तबीयत पे बारें गिराना गुजरे जो देखेंगे उनकी तो ओहो शेरो शायरी। हाँ नहीं, वो मैं इसलिए क्योंकि वो जरा कई लोग जरा हमसे नाराज भी हो जाते हैं ना, तो नहीं वो कई दफा कहते हैं जी आप थोड़ा ओवर दी एज चले जाते हैं। अच्छा। तो नाज़रीन, ये एक रिपोर्ट है जनाब अल्लामा डॉक्टर तारुल कादरी साहब के हवाले से, उनके स्टांस के हवाले से, देखिए फिर गुफ्तगू करते हैं। अल्लामा डॉक्टर तारुल कादरी साहब का सूरज बड़ी आबोताब से चमका, पर अब लगता यही है कि गुरूब आफ्ताब का वक्त करीब है। अल्लामा साहब जो अपना बयान बदलते और सियासतदानों को यजीद और फिरौन जैसे अलकाबात से नवाजते रहे, लेकिन आखिर में उन्हीं के साथ मुज़ाकरात करते पाए गए। खैर, पाकिस्तानी सियासतदानों ने भी अल्लामा साहब पर खूब ही चोट की। किसी को 5 मिनट का अल्टीमेटम मिल रहा है, किसी को अपना 1 घंटे का अल्टीमेटम मिल रहा है। तो कैमरा वालों 5 मिनट दे दो। ये भी हो गया, बिजली भी बंद हो गई। वो हमारे मुसलमानों का जैसा सालिक है। ये बताइए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई भोलू पहलवान चाहिए हमें? ये एक सर्कस है, सर्कस। उस टोपी में बहुत सारे राज हैं, अगर उनका हुलिया देखे तो वो पोप लगते हैं। दूसरी तरफ अल्लामा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के रेंटल पावर केस के फैसले को जिस तरह से अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो इन्हीं की जुबान से सुनते हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद कहो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फिर बोलो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुनो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी अभी वजीर आजम को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया है। फतह का दिन है। कहा तो यही जा रहा था कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान के अगले इंतखाबात का रास्ता रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन पर एतराजात उठा रहे हैं, हत्ता कि इस उम्मीद में वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक खटखटा बैठे। लेकिन 2 दिन तक सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कड़े सवालात करने के बाद उनकी दरखास्त खारिज कर दी। वजह हक़ दावा और नेक नीयती साबित करने में नाकामी। इस जांच पड़ताल पर अल्लामा साहब खासे तिलमिलाए हुए थे, जिसका उन्होंने भरपूर इज़हार किया। आपने पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हल्फ लिया, एक वफादारी दी। दूसरी वफादारी परवेज मुशर्रफ के आइन के तहत उसकी आमरीत का हल्फ दिया। पीसीओ के तहत वफादारी तकसीम की। आपकी 2 हल्फ लेने से आमरीत का हल्फ और पहला आइन का हल्फ, अगर आपकी वफादारी मशकूक नहीं होती तो मेरी किस तरह होती है? अल्लामा साहब आए तो इलेक्शन कमीशन का बोरिया बिस्तर गोल करने के लिए थे, लेकिन खुद उनके साथ क्या हुआ ये अवाम के सामने है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद कहो। ये फैसला सियासी है, ये जजमेंट आइन के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। उनसे खफा है
मगर बात करने को जी बड़े जालिम हो तुम। ये रिपोर्ट मैंने थोड़ी बनाई है। डॉक्टर साहब ने खुद कही है बातें, मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं लगाई। बारह सही 12 नहीं, मैं देखें सवाल जो ये बनता है कि हक़ दावा सीरियस हो जाओ यार। मैं सीरियस हूँ साहब, ठहर जाओ जरा, सीरियस हो जाओ। ओके ओके। हक़ दावा और नेक नीति साबित नहीं हुई। लोकस स्टैंड है, हमने कल खैर बात कर ली थी। नेक नीति भी आज कोर्ट ने कह दिया। देखिए 2 स्टेजेस होती है ना, वो मेंटेनेबल ही नहीं करार दी गई और कहा गया कि आपकी नीयत भी साफ नहीं है, क्योंकि आप कहीं बाहर से उठ के आ गए हैं, आप डुअल नेशनल हैं और आपने आकर एक मुल्क के इदारे को, आईनी इदारे को चैलेंज कर दिया, तो आपकी नीयत साफ नहीं है। सो ठीक, मतलब आपको बहुत से लोग ये कह रहे हैं क्या ये अच्छा फैसला है, लेकिन जो रीजनिंग दी गई है वो कंट्रोवर्शियल है, या दोनों चीजें अच्छी हैं? नहीं, फैसला भी अच्छा है और रीजनिंग भी अच्छी है। देखिए आपने वो जो डॉक्टर साहब की पहली बात, पुरानी बात, नई बात, वो तो अपनी जगह ठीक है, जी जी, वो बाद में डिस्कस करते हैं। बात यह है, लेट्स डिस्कस द डिसीजन टुडे। हाँ जी। डॉक्टर साहब बड़ी उम्मीद लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट कि शायद उन्हें कोई रिलीफ मिले। आपको याद है 2-3 दिन पहले हमने ये डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास कितने ऑप्शंस हैं, लीगल ऑप्शंस। हमने सिर्फ लीगल ऑप्शंस देखे थे, हमने ये डिस्कस ही नहीं किया था कि लोकस स्टैंडाई जो है वो एक मेजर इशू बन सकता है जिसके बेसिस के ऊपर वो रिजेक्ट, सारी पिटीशन रिजेक्ट हो सकती है। हमने कहा था सुप्रीम कोर्ट के पास 3 ऑप्शंस हैं। एक ये है कि वो मान ले उनकी बात और कहे कि ठीक है ये नेशनल इंटरेस्ट का इशू है और प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ और हम स्ट्राइक डाउन करते हैं और नई इलेक्शन कमीशन बने। दूसरा ये कि हम स्ट्राइक डाउन नहीं करते, हम रुकते हैं, हम रोक लेते हैं अपनी प्रोसीडिंग्स, गवर्नमेंट को मौका देते हैं, पार्लियामेंट को मौका देते हैं कि ठीक कर ले, क्योंकि इत्तेफाक तो है और इन्हीं ने बनना है। तो मैंने कहा, और तीसरी मैंने ये कहा था कि वो ये कहें कि आप हाई कोर्ट में ले जाएं, को वारंटो है ये नॉमिनेशन के बारे में, हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं, हम नहीं एक्सेप्ट करते, और हाई कोर्ट में ले जाएं, किसी में लाहौर में ले जाएं, इस्लामाबाद में ले जाएं, वहां से कोई फैसला ले लें। या एक ये कि कोर्ट कंडोन कर दे, कंडोन कर दे, वही ना, या वो तीसरा ऑप्शन ये था कि कंडोन कर दे, मतलब कहे जी हाँ ठीक है मगर इतनी बड़ी बात नहीं है, चलने दें, इलेक्शन करीब आई हुई है, इत्तेफाक भी है, एक प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ तो उससे इनवैलिडेट नहीं होता। और चौथा ऑप्शन ये था कि वो फिर ये लाहौर हाई कोर्ट में को वारंटो कर दे। तो वो चारों चीजें जो थी वो लीगल मेरिट के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स थी। हुआ क्या कि वो कोई भी ऑप्शन फॉलो नहीं हुआ और हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकस स्टैंडाई ने एक नीयति और जो कि आपने बात की हक़ दावा, उसके ऊपर उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ मेरे ज़हन में बेसिकली 3 सवाल, 2 मैं समझता हूँ लीगल ऑप्शंस थे जो लीगल इम्प्लीकेशंस हैं इसकी, और एक सियासी, ये जो जजमेंट आई है। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये लोकस स्टैंडाई की बात की है तो लोकस स्टैंडाई ये एक नए रूल्स बना लिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि जिसके ऊपर उन्होंने वजाहत की है कि उनका राय में डुअल नेशनल्स की क्या राइट्स हैं या क्या राइट्स नहीं हैं। हालांकि आइन में ऐसी बात नहीं लिखी हुई, आइन में बिल्कुल खुली छुट्टी दी हुई है डुअल नेशनल्स को, किसी चीज से पाबंद नहीं किया गया, सिर्फ एक चीज से पाबंद किया गया कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते, ठीक है। इसके अलावा कोई और रुकावट नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने अब अच्छी खासी डाउनग्रेड किया है डुअल नेशनल्स को, यहां तक कि लगता है ऐसे है कि अब वो किसी किस्म के पब्लिक ऑफिस के लिए और उनकी राइट्स जो है सिटीजन्स वो लिमिट कर दी हैं। अच्छा, और ये एक प्रेसिडेंस, एक जजमेंट का प्रेसिडेंस बन गया जिसकी मैं समझता हूं बहुत सी इंप्लीकेशंस होंगी। मेरे व्यू में पार्लियामेंट को ये फैसला करना चाहिए कि क्या राइट्स हैं और क्या नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट को या किसी अदालत को ये फैसले नहीं करने चाहिए, ये मेरी व्यू है। अच्छा, ये और उसके बाद इंटरप्रेट करें उन फैसलों को। दूसरा बात यह है कि मेरिट के ऊपर ये इसको नहीं किया गया, और ये मेरिट के ऊपर ही होना चाहिए था ताकि कंट्रोवर्सी ना होती। हाँ, ये उन्हें जो आज बार बातें उन्होंने की ये वो ना कर सकते, उनको मौका देना चाहिए था कि आप अपना मौक़िफ़ पेश करें कि आप फंडामेंटल राइट्स के अंदर आए हैं, तो क्या आपकी फंडामेंटल राइट्स से पूरे अच्छे बनते हैं। आपका और मेरा व्यू फर्क हो सकता है, चीफ जस्टिस साहब का व्यू फर्क हो सकता है, मगर इनकी व्यूज जो थी वो सुननी चाहिए थी कि क्यों ये नेशनल इंपॉर्टेंस का मामला है, और उसके ऊपर फिर जजमेंट आनी चाहिए थी कि है या नहीं है, और फिर वजाहत होनी चाहिए थी क्यों है क्यों नहीं है, जो कि बड़ी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल बात होती। तो वो जो हमने बातें की थी वो एक बेहतर रास्ता होता इस चीज को हल करने का। तो ये तो हुआ नहीं, दोनों चीज, एक चीज हो गई दूसरी चीज नहीं हुई। इसका जो सियासी चीज है वो ये है कि सियासी तौर पे एक मायूसी की लहर
दौड़ गई है उसमें ड्यूअल नेशनल्स। अच्छा, मतलब बिल्कुल जो इस वक्त आप सोशल मीडिया पे देखें जो बैकलैश आ रही है, बहुत सख्त बैकलैश आ रही है, और बहुत लोग जो है वो अपसेट है इस जजमेंट से फ्रॉम द सोशल मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू। ड्यूअल नेशनल्स वो समझते हैं उनकी राइट्स रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं इससे। अच्छा, लेट मी फिनिश। ओके, नंबर 2, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत से लोग पाकिस्तान में ये समझते थे कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी के बारे में शक शुबात तो बहुत से हैं, कौन लाया इनको, क्यों आया, इनका मकसद क्या है, मोटिव्स क्या है, एजेंडा क्या है, ठीक है। मगर इनकी जो बात थी कि साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन को तकड़ा करना चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन में टिल्ट है, बहुत से लोग जो थे हमारे अपने चैनल में, हमारे लोग, हम भी यही कहते थे कि बात बेसिकली सही कह रहे हैं, मगर जिस तरीके से कह रहे हैं और जिस एजेंडा के तहत कह रहे हैं उसके बारे में शक शुबात है। इसलिए ये जो शक शुबात इनको दूर करना चाहिए, और हम सब इस इलेक्शन को अच्छा साफ करना, इलेक्शन कमीशन को तगड़ा करना, मजबूत करना, वो हम इनके हामी थे। और अनफॉर्चुनेटली वो सारा जो एक कंस्टिट्यूंसी है वो थोड़ी सी मायूसी में है कि ये कोई तरीका नहीं था इस चीज को रिजेक्ट करने का कि उनको उनकी हक दावा और नीयत जो है उनका, हाँ, और उनकी नीयत के ऊपर कर दिया। अच्छा, तो ये मैं समझता हूं इसके 3 डायमेंशंस थे इस जजमेंट के। ओके, अब एक व्यू जो है सेठी साहब, उसमें से वो दो लोग दे रहे हैं, वो कहते हैं जी कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को पर्टिकुलराइज इसलिए किया गया है क्योंकि वो उनकी एक सियासी तंजीम भी थी, वो मुल्क से बाहर रहे हैं बड़ा लंबा अरसा, मुल्क में बड़ा कुछ होता रहा है, सैलाब आए, जल्जले आए, वो कभी नहीं आए मुल्क के लोगों के लिए। अब वो आए हैं इलेक्शन से इतनी देर पहले, इन लोगों की नॉमिनेशंस बड़े पहले हो चुकी थी, इलेक्शन कमीशन 20वीं तरमीम के तहत बन चुका था, अब आना तो ही डजंट कम विद क्लीन हैंड्स। इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, इसलिए पर्टिकुलराइज किया गया। इट डजंट मैटर वेदर ही कम्स विद क्लीन हैंड्स और नॉट। आपको कैसे पता है कि वो जो साहब कनाडा से बैठे हुए हैं उन्होंने भी तो एक पिटीशन की थी, क्या उनके हाथ साफ थे, उनके पीछे कौन था, उनके आगे क्या था? ये क्लीन हैंड्स वाली जो बात है ना, ये दिस शुड हैव बीन अ सेकेंडरी मैटर, द लीगल मैटर, सब्सटैंटिव मैटर, मेरिट ऑफ द आर्गुमेंट शुड हैव बीन मोर इंपॉर्टेंट। ये एक बड़ी डेंजरस प्रेसिडेंस बन जाती है। कल को और भी चीजें शुरू हो जाएंगी कि आपके साथ से आए, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस किस्म की जो लीगल प्रेसिडेंट्स बनते हैं दे शुड बी वेरी केयरफुली कंसिडर्ड, और मैं समझता हूं कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। अच्छा, अब आप मुझे पूछिए कि हुआ क्यों एग्जैक्टली। अब इसके पीछे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। आपको याद होगा कि जब डॉक्टर साहब आए तो इन्होंने कहा 2 बातें कही। इन्होंने कहा कि एक तो इलेक्शन डिले करें, कॉन्स्टिट्यूशन 254 के तहत इलेक्शन को डिले करें। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि सुप्रीम कोर्ट और मिलिट्री अथॉरिटीज को कंसल्टेशन करें, उनसे कंसल्टेशन करें, अप्रूवल करें, उनको स्टेक होल्डर्स बनाएं। उस वक्त लोगों ने ये समझा कि शायद इसके पीछे जिनकी ये बात कर रहे हैं उनका हाथ है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी, ये कंस्पिरेसी थ्योरी, फौज शामिल हो सकती है जी, क्या पता जी, फौज जुडिशरी शामिल हो सकती है, क्योंकि दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों ने ये कहा एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री, जुडिशरी, हो सकता है इनके पीछे को हो। और जब ये स्पेशली जब ये इन्होंने तारीफ की जुडिशरी की, वो जो आपने भी दिखाई है कि जी देखिए आधा काम हो गया, उस वक्त तो और भी कंफर्मेशन हो गई कि शायद जुडिशरी का भी इसमें उनका भी कोई लिंक है इंसाफ के साथ। ऐसे ही है ना। तो ये एक इंप्रेशन क्रिएट हो रहा था कि शायद जुडिशरी भी किसी न किसी कंस्पिरेसी के अंदर मुलव्वस है। मैं समझता हूं इस जजमेंट इसलिए चीफ जस्टिस साहब और उनके साथियों ने इतनी सख्त रवैया अख्तियार किया, और मैं समझता हूं उनकी क्लास ली इसीलिए ताकि ये जो इंप्रेशन है इसको खत्म किया जाए। अच्छा। कि जुडिशरी किसी सूरत में भी इन्वॉल्व नहीं है इनके साथ। अब उस वक्त भी चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान आया था कि ये जो फैसला उन्होंने किया उस दिन, जिस दिन वो अपने धरने में थे और अपने वो गिल्डेड केज में थे, जिसके उन्होंने कहा आधी बात हो गई, उन्होंने कहा हम नहीं देखते कि बाहर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं या लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे। हमने तो फैसला अपना दिया, वही नैब को जब ऑर्डर किया कि प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार करें, हम नहीं देखते कौन बाहर क्या कह रहा है या क्या नहीं कह रहा। मगर लोगों ने फिर भी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी। इसलिए मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि एक तो खैर पिटीशन को रिजेक्ट करना है, और दूसरा यह कि एक स्ट्रांग मैसेज भी जानी चाहिए कि हम किसी किस्म की साजिश में मुलव्वस नहीं है। इन्होंने कोशिश की है इंप्रेशन देने की कि शायद हमारा हाथ है इनके पीछे, या हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, या हम डिले चाहते हैं इलेक्शन में जो ये चाहते हैं। ठीक, तो इसलिए मेरा ख्याल है उन्होंने इतना स्ट्रांग मैसेज दिया है कि 2 दिन क्लास लेके फिर 3 दिन फारग कर दिया। अच्छा, मुझे एक जो थोड़ी सी ताज्जुब हुआ, हैरत की बात है, वो एक्चुअली मैं देख रहा था जब हम फुटेजेस देख रहे थे, जब ये फैसला आया उसके बाद लोगों ने कुछ प्रोटेस्ट किया। मैं ज़्यादा लोग नहीं थे, थोड़े थे, लेकिन वो क्या नारे क्या लगा रहे थे वो ज़रा इंटरेस्टिंग है। नाज़रीन, ये ज़रा सुनिए।
یہ بات بڑی ڈسٹربنگ ہے کہ فیصلہ القادری صاحب کی پٹیشن ریجیکٹ ہوتی ہے. چلے ہم کہتے ہیں اب ظاہری بات ہے کورٹ نے کی تو وہ بہتر, ان کی نظر میں بہتر فیصلہ ہے. یہ امپریشن کیوں آ رہا ہے کہ جب لوگ وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف کے ضابطے ہم نہیں مانتے, یہ کیوں آ رہا ہے؟ وائی دس؟ یہ اسی لیے آ رہا ہے کیونکہ ڈاکٹر طاہر القادری کا یہی ایلیگیشن تھی کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ ٹلٹڈ ہے, یہ مکمکا کا رزلٹ ہے اور یہ ٹلٹڈ ہے ان فیور آف نواز شریف. یہ الزام تھا. یاد ہے آپ کو کہ تین جو ہیں کمشنرز جو وہ ٹلٹ ہے, یہ ہے وہ ہے. یہ جو چوہدری صاحبان نے بھی کہا تو یہ, اور چوہدری صاحب نے دیکھا آپ نے, انہوں نے بھی یہ جوائن کر لیا تھا. تو یہ ایک امپریشن انہوں نے کریٹ کیا تھا کہ کسی طریقے کہ کسی اگر کہ سپریم کورٹ اگر ہماری بات نہیں مانتا تو پھر لنک کیا جائے نواز شریف کو اور سپریم کورٹ کسی طریقے کے ساتھ. زرداری صاحب کو لنک نہیں کر سکتے بیکاز سب کو پتا ہے کہ زرداری صاحب کا اور سپریم کورٹ کے درمیان ایک قسم کی ایک وائڈ ہے, ایک جنگ چھڑی ہے. تو اس لیے ان کا نام نہیں آ رہا, نواز شریف صاحب کا نام آ رہا ہے. تو اس لیے ڈاکٹر طاہر القادری, آپ کو پتا ہم نے جو تبصرہ بھی کیا ہے, ہم نے کہا کہ مین مقصد ڈاکٹر طاہر القادری کا یہاں آنے کا آف کورس کہ ایک الیکشن اچھی ہو جائے, مگر جو پولیٹیکل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف ایک محاذ بنائے, پنجاب کے ووٹ کاٹے جائیں اور نواز شریف صاحب کو موقع نہ ملے کہ وہ الیکشن جیت لیں. ایک بریک کا وقت ہے ناظرین. یہاں پر سوال اب یہ ہے کہ کیا طاہر القادری صاحب کا جو انقلابی سفر ہے وہ یہاں رک جاتا ہے یا کچھ ایسی ممکنات بھی آگے ہو سکتے ہیں, ایسی باتیں ہیں جو شاید ابھی بھی ان کا رول بتائیں کہ فیوچر میں بھی ہے. ایک بریک کے بعد بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.